Hello students, today our topic is Technique of Scientific Management by F.W. Taylor. So first one is Functional Foremanship. So फंक्शनल फॉरमैनशिप के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि फॉरमैन का मीनिंग क्या होता है, फॉरमैन कौन होता है। फॉरमैन जितने भी वर्कर्स होते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट रैंक के वर्कर को क्या बोला जाता है, फॉरमैन। और मैनेजर्स में सबसे लोएस्ट रैंक का इसे मैनेजर बोला जाता है। तो अब फॉरमैन है, अब उसको बहुत सारे पर्सन के साथ डील करना पड़ता है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी प्रोडक्शन प्लानिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसकी कंट्रोलिंग सब उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो एक सिंगल पर्सन उसे सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत सारी क्वालिटी चाहिए होती हैं, जैसे कि उसके अंदर एजुकेशन, हॉनेस्टी, स्पेशल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, इंटेलिजेंसी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, गुड हेल्थ और डेक्सटरिटी। तो ये सब चाहिए होता है। तो इन सब के लिए एक पर्सन में इतनी सारी क्वालिटीज ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो फॉरमैनशिप में इसे 8 पर्सन के थ्रू किया जाता है सारा काम। तो फॉरमैनशिप में कितनी पर्सन की हेल्प से किया जाता है? 8 पर्सन की। और इसे सेपरेट किया जाता है दो डिपार्टमेंट्स में, दो फंक्शंस में सेपरेट। किस फंक्शंस में किया जाता है? फर्स्ट वन इज प्लानिंग फंक्शन एंड सेकंड इज एग्जीक्यूशन फंक्शन। तो ये सभी जो प्लानिंग फंक्शन है और एग्जीक्यूशन फंक्शन है, ये सभी एक्सटेंडेड होते हैं जो हमारे शॉप लेवल वर्कर होते हैं, जो शॉप फ्लोर पर लोएस्ट लेवल वर्कर होते हैं उस तक एक्सटेंडेड होते हैं। इसे हम फंक्शनल फॉरमैनशिप कहते हैं। तो जैसे कि आपको इस फ्लो चार्ट में दिख रहा है कि क्या है, फैक्ट्री मैनेजर। एक फैक्ट्री मैनेजर को दो हेड्स हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। फिर प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर 4 क्लर्क हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर 4 लोग हैं। तो हर किसी का काम अलग अलग है और हर किसी की क्वालिटीज भी अलग अलग है। अब प्लानिंग इंचार्ज का काम करने वाले मैनेजर के लिए क्वालिटीज कैसी कैसी होनी चाहिए कि उसे टेक्निकल मास्टरी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ग्रिट मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए अपने गोल को। एक बार जो अचीव करने की सोच ली वो अचीव करेगा ही करेगा। तो ऐसे ही और प्रोडक्शन मैनेजर के लिए एनर्जी, गुड हेल्थ, ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। अब हम इनको पहले किसको डिस्कस करते हैं? प्लानिंग इंचार्ज को। फिर हम किसको डिस्कस करेंगे? प्रोडक्शन इंचार्ज को। तो प्लानिंग इंचार्ज का काम क्या रहता है? पहले इसके अंदर आते कौन कौन से हैं? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है कि सब वर्कर्स को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देना कि उन्हें क्या काम करना है, क्या नहीं करना। रूट क्लर्क रूट बताएगा प्रोडक्शन के लिए कि क्या रूट है, क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब रूट क्लर्क डिसाइड करता है। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये जैसे कि आपने सुना होगा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है, ऐसे टाइम शीट प्रिपेयर की जाती है जिसमें ये नोट किया जाता है कि वर्कर ने कितने टाइम में काम किया, प्रोडक्शन कितने टाइम में हुई। ऐसे ही वर्कर को फैक्ट्री को एक गुड प्रोड्यूस करने में कितनी पर यूनिट कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट कितनी आई। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं उस कॉस्ट शीट में। तो ये सारा काम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का होता है। अब जैसे नाम से ही पता है डिसिप्लिनेरियन, तो इनका काम क्या होता है कि ये देखना इंश्योर डिसिप्लिन की हर जगह रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो, कोई भी ऐसे ही घूमता फिरता ना रहे ऑर्गेनाइजेशन में, सब काम स्मूथली हो सके। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए हमें क्या होता है? 3-4 लोग होते हैं इसमें, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस का काम क्या होता है कि ये देखना कि हमारी टाइमली प्रोडक्शन हो, मतलब ये ना हो कि जो जॉब है वो लेट कंप्लीट हो रही हो। तो टाइमली कंप्लीट जॉब को करवाना ये किसका काम होता है? स्पीड बॉस का। गैंग बॉस ये देखते हैं कि जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो ऑपरेशन काम करने के लिए रेडी हैं भी नहीं। अगर नहीं है तो उनको रेडी किया जाता है। ये काम किसका होता है? गैंग बॉस का। और नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस। ये वर्किंग प्रॉपर कंडीशन को इंश्योर करते हैं कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है मशीन की। कभी मशीन खराब तो नहीं है, अगर खराब है तो उसको ठीक कराया जाए, उसकी रिपेयर कराई जाए। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। ये चेक करते हैं लास्ट में कि जो भी प्रोडक्ट बनकर आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्वालिटी थी उसको वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सब ध्यान करना प्रोडक्शन इंचार्ज में इंस्पेक्टर का काम है। तो इसी जो प्रोडक्शन इंचार्ज को हम एग्जीक्यूशन फंक्शन के भी बोलते हैं। तो इसके लिए पहले ही मैंने बताया कि कैसी क्वालिटीज चाहिए। एनर्जी होनी चाहिए उसके अंदर, उसकी हेल्थ गुड होनी चाहिए, मतलब
तो ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अब इन सब के नीचे जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम कोस्ट क्लर्क है, इन सबके तो एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का है। डिवीजन ऑफ वर्क में भी काम बांटा जाता था और इसमें भी काम बांटा गया, तो इसीलिए इसे डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन कहा जाएगा। इसीलिए इसे इसको स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर भी कहा जाता है। तो हर वर्कर को इन 8 लोगों से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज, हर चीज स्टैंडर्डाइज है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक चार्जर ले लीजिए एक फोन का। अब सी टाइप चार्जर या कोई भी चार्जर हो, तो अगर जिस भी फोन में सी टाइप चार्जर लगेगा तो वो हर फोन में वो एडजस्ट हो जाता है। तो इससे क्या है कि उसका स्टैंडर्डाइज्ड है वो, कि हाँ इस शेप में होगा ऐसे। तो वो किसी भी प्रोडक्ट में अगर वहां सी टाइप चार्जर लगता है, तो वो कोई भी सी टाइप चार्जर हो, किसी मर्जी फोन का हो, तो वो एक दूसरे से इंटरचेंज यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है, सब कुछ फिक्स है। तो इसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हर चीज के लिए, हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। वो स्टैंडर्ड प्रोसेस का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, मशीनरी का भी हो सकता है, मेथड का भी हो सकता है, और वर्किंग कंडीशन का भी हो सकता है कि इस तरह की वर्किंग कंडीशन होगी तो वर्कर काम करेगा या गुड्स प्रोड्यूस होंगे। हर चीज का स्टैंडर्ड पहले से ही पता होता है कि क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा। हर चीज पहले से एडवांस में फिक्स होती है। तो स्टैंडर्ड्स वो एक बेंचमार्क होते हैं जो कि मस्ट फॉलो करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि सेम सेम सब चीज पहले से ही सोच लेना और वो फिक्स रहती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन किया किस लिए जाता है? तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट लाइन को कम से कम किया जाए, कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन ना बने। तो अगर प्रोडक्ट कम होंगे, सब लोग प्रोडक्ट सेम होंगे, स्टैंडर्डाइज होंगे, तो क्या होगा, हमारे पास फिक्स साइज टाइप रेक्टेसिक। मान लीजिए कि मैंने कार लॉन्च करी, तो अब उस कार को लॉन्च करने तक ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, मुझे उसके सभी पार्ट्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे। क्यों? अगर कोई भी पार्ट खराब हो गया तो वो अवेलेबल होगा मार्केट में, तभी उस कार की रिपेयर हो पाएगी। तो अगर स्टैंडर्डाइज ना हो तो उस पार्ट के रिपेयर करने के लिए पार्ट्स ही नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। और अगर हमने बहुत तरह-तरह की कार्स बना दी, तो क्या होगा? वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा जिसमें हम नंबर ऑफ कार्स के प्रोडक्ट्स कम करेंगे। यहाँ ये कह रहे हैं कि आपने अगर स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया तो आपकी प्रोडक्ट लाइन कम हो जाएगी, आपके पास हर चीज़ फिक्स साइज़, टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स की होगी। जैसे कि अगर हम एक लेज़ का पैकेट खा रहे हैं, अगर हम ग्रीन लेज़ खा रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड फिक्स है कि उसमें कितना सॉल्ट है, कितना ये है, हर बार उसका टेस्ट सेम ही आएगा। हाँ, रेड लेज़ खाओगे तो वो अलग प्रोडक्ट लाइन में आएगा। बट अगर हम ग्रीन लेज ले रहे हैं तो उसका सभी का प्रोडक्ट हमेशा हमेशा सेम आता है। नेक्स्ट है कि इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड प्रोडक्ट। ये मैंने पहले भी बोला है कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है तो एक पार्ट को एक प्रोडक्ट का पार्ट दूसरे पार्ट के साथ एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों में सेम मेथड यूज किया गया है। हमारे घर में अगर दो फोन है जिसमें सी टाइप चार्जर लग सकता है, तो हम एक दूसरे के चार्जर इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सीलेंस इन क्वालिटी इन मटेरियल। तो जब हम सेम सेम तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी क्वालिटी में एक्सीलेंस आएगी आएगी। तो सबसे लास्ट इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। देखिए अब हमारा पहले से ही डिसाइड है कि हमें ये स्टैंडर्ड अचीव करना है, तो परफॉर्मेंस को मैच किया जा सकता है कि हाँ स्टैंडर्ड तक है, जैसे स्टैंडर्ड में थी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड वैसी हुई है या नहीं। तो ये सब चीजें हमारा उद्देश्य है कि स्टैंडर्डाइजेशन होगी तो ये सब होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है आसान बनाना, सिंप्लीफाई करना। तो सबसे ज्यादा आसान कब बनेगा? जब हमारे यहाँ पर धक्के से प्रोडक्ट के नंबर बढ़ाने के लिए धक्के से वैरायटीज को बढ़ाने की बजाय क्या करा जाए, कम से कम टाइप के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएं। मतलब एलिमिनेट कर दिया जाए जो एक्स्ट्रा वैरायटीज, साइज, डायमेंशन है। मतलब मान लीजिए कि अगर हम एक वाटर बॉटल लॉन्च कर रहे हैं तो 2 साइज, 3 साइज, बस 10 तरह के साइज की होगी, तो वो हमारे को बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगी। हर तरह का माल स्टोर में अवेलेबल करना पड़ेगा, हर किसी के जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल कराने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को सिंप्लीफाई करना, अननेसेसरी डाइवर्सिटी को खत्म करना ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। अब अगर हमारा प्रोडक्ट सिंप्लीफाई होगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा?
सबसे पहले लेबर की कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि लेबर एक तरह का प्रोडक्ट बनाएगी, उसको ज्यादा मशीन में सेटिंग्स वगैरह ज्यादा नहीं करनी पड़ेंगी, एक ही तरह के प्रोडक्ट बनते, कम तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, टूल्स का भी कॉस्ट कम आएगी। तो इससे क्या होगा, जब ये सारे रिजल्ट आएंगे तो हमारे को इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, हमें कम स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, जितनी वेराइटी होगी, सबके सबके प्रोडक्ट्स के इन्वेंट्रीज भी रखनी पड़ेगी। पर अगर मान लीजिए कि मुझे किसी चीज की एक प्रोडक्ट की 5 चीजें स्टॉक में रखनी है, बट अगर वही उस प्रोडक्ट के 2 वेराइटीज हैं, तो मुझे कितनी रखनी पड़ेंगी वो चीजें? 10, क्योंकि डिमांड आ सकती है। तो एवरेज डिमांड ये कहती है कि तुम अपने पास स्टॉक में 5 चीजें रखो, तो फिर अगर जितने प्रोडक्ट होंगे हमें सबकी 5-5 रखनी पड़ेंगी, तो इससे हमारा इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जब हम सेम तरह का कॉस्ट बनाएंगे, तो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उनका फुलर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि हम एक मशीन अगर एक टाइम में 50 बना सकते हैं, तो हम उससे 50 बना लेंगे। वही अगर हम अलग अलग तरह की बनाते, तो हम उससे हमें प्रोडक्शन कितने की जरूरत होती? 25 की, क्योंकि 25 हम उस दूसरी वाली टाइप की बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, वो मशीनरी जो उस वक्त यूज में लगी है वो फुली यूटिलाइज ना हो सकती, और जब इतना ज्यादा होगा ये सब कुछ, तो हमारी टर्नओवर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे को वेराइटीज कम रख रहे हैं, तो प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो टर्नओवर सेल भी बढ़ेगी। तो इसके एग्जाम्पल है नोकिया, टोयोटा एंड माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने सिंप्लीफिकेशन को अपनाया। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड मतलब तरीका, हर काम को करने का एक तरीका होता है। तो जरूरत क्या है कि उस तरीके को ढूंढा जाए जो सबसे बेस्ट है। तो मेथड स्टडी ये कहती है फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। बेस्ट मेथड को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है? बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स जैसे कि प्रोसेस चार्ट के थ्रू, और ऑपरेशन रिसर्च, ये एक सब्जेक्ट भी है एमबीए में, ऑपरेशन रिसर्च। तो उन सब तरीकों से हम मेथड्स को स्टडी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी काम करने का। तो हर एक एक्टिविटीज को के लिए मेथड स्टडी होती है। वो एक्टिविटी चाहे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, इकट्ठा करना, और उसको कस्टमर तक पहुंचाने से लेकर हर एक एक्टिविटीज को के लिए हम मेथड स्टडी कर सकते हैं। हम अब मेथड स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम सबसे बेस्ट मेथड ढूंढ लेंगे, तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, और हमारी क्वालिटी भी सबसे अच्छी होगी। और अब कॉस्ट कम में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो कस्टमर क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। तो इसके फॉर एग्जाम्पल क्या है? डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से काम कैसे होंगे, पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। फिर प्रॉपर मैन मटेरियल मशीन का क्या प्लेस रहेगा, ताकि उस मेथड के अकॉर्डिंग काम हो सके जो हमने बेस्ट ढूंढा है। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन का मतलब मूवमेंट्स, कि एक व्यक्ति एक काम को करते हुए कितनी तरह की मूवमेंट करता है। जैसे कि मूवमेंट्स के एग्जांपल कि हम लिफ्टिंग, पुटिंग द ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन, ये सब एग्जांपल है। तो ये एक एक्टिविटीज जो हम मोशंस, जो मूवमेंट हम करते हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करते हुए। तो अब इसमें कुछ मूवमेंट जो अननेसेसरी है उसे एलिमिनेट करना क्या है, मोटिव है मोशन स्टडी का, कि इससे क्या होगा, अगर हम अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा काम कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और कम कॉस्ट में, मतलब जॉब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि जो टेलर है उसने क्या करा, इन सब की हेल्प से ये प्रूव कर दिया, क्या ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि इससे प्रोडक्टिविटी को 4 टाइम बढ़ाया जा सकता है। टेलर ने और उसके फ्रेंड ने क्या करा, जब मोशन ऑफ ब्रिक लेयरिंग की ईंटों को रख रहे थे, तो उन्होंने मोशन को 18 मूवमेंट्स को रिड्यूस कर कर सिर्फ 5 मूवमेंट तक रख दिया। तो ये उसकी स्टडी है कि जिसने 18 मूवमेंट्स को 5 मूवमेंट तक रिड्यूस कर दिया। तो मोशन स्टडी फाइंड आउट द मोशंस, कि हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हम 3 तरह से मोशंस को फाइंड आउट करेंगे। एक प्रोडक्टिव मोशंस, एक इंसिडेंटल, और एक अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब जिसकी वजह से काम हो रहा है, जिसका रिजल्ट आ रहा है। इंसिडेंटल मतलब अचानक से हो गए कुछ मोशन, और अनप्रोडक्टिव मतलब ऐसे ही हो गए, उनका कोई, अगर उनको एलिमिनेट कर दिया जाए
तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन पर, उल्टा कॉस्ट कम आएगी, टाइम बचेगा। तो इन सब तरीके से प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल और अनप्रोडक्टिव मोशंस को फाइंड आउट करने के लिए स्टॉप वॉचेस का यूज करा गया, बहुत सारे सिंबल्स और कलर्स का यूज करा गया ताकि मोशंस को ढूंढा जाए, और बहुत सारे सुटेबल इक्विपमेंट और टेक्निक के थ्रू वर्कर्स को गाइड किया गया। इसके जो रिजल्ट आए वो ट्रूली रिमार्केबल आए। तो मोशन स्टडी में एक एग्जांपल है कि आप अपने अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे कि जो अगर कंस्ट्रक्शन का किसी कहीं जगह काम चल रहा है, तो वहां जो वाइड एरिया होगा, वाइड रोड्स होंगी, वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो वहां सब चीजें पहुंचाना, सब इक्विपमेंट्स पहुंचाना, क्रेन वगैरह ये इजिली पहुंच जाएगी, तो वहां काम जल्दी हो जाएगा और वहां मोशंस की भी जरूरत कम पड़ेगी। पर वही काम अगर एक नैरो रोड पर होता है तो वहां पर ज्यादा मोशंस की जरूरत होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह के थ्रू सामान अंदर नहीं आ सकता, तो जिससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अननेसेसरी मूवमेंट्स है वो, मतलब जरूरी नहीं है कि वो, बट वो भीड़ जगह के कारण जरूरी हो गई, पर उससे क्या हुआ, टाइम भी ज्यादा लग रहा है काम करने में और कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है। मोशन स्टडी ये देखता है कि जहां भी कोई काम हो रहा है तो कैसे मूवमेंट को कम किया जा सकता है, अगर नेसेसरी नहीं है तो उसे कैसे एलिमिनेट किया जा सके ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉस्ट कम आए। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम को जानना। मेथड स्टडी, मेथड कौन सा बेस्ट है। मोशन स्टडी, कौन सी मूवमेंट बेस्ट है, कौन सी करनी चाहिए मूवमेंट, कौन सी नहीं करनी चाहिए। टाइम स्टडी ये बताता है कि कितना टाइम चाहिए एक काम को परफॉर्म करने के लिए, तो और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने नंबर ऑफ वर्कर इम्प्लॉयड हैं। देखिए, अगर मुझे पता है किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना चाहिए, किसी काम को करने के लिए, तो मैं देखूंगी कि इस काम को करने के लिए इतना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, तो मुझे ये काम इतने समय में कराना है, तो कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर मैं उनको कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए उनकी सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, कौन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लगा रहा है, कौन कम टाइम लगा रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको इंसेंटिव दिया दिया जा सकता है। उसके बाद टाइम स्टडी अगर हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लेबर को की कॉस्ट कितनी आएगी, हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि इस काम को करने के लिए इतने लेबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काम इतने घंटों में होने वाला है, इतने घंटों के लिए लेबर को इतने चार्ज किए जाते हैं, तो लेबर को टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया करना मुश्किल है, वो कैसे किया जाएगा, बहुत सारी रीडिंग, फिर उसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, इंसेंटिव स्कीम क्या है, लेबर कॉस्ट कितनी है, तो ये सब चीजें करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड डिपेंड करते हैं, किस किस मेथड के लिए, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क, द साइकिल ऑफ टाइम ऑपरेशन, टाइम मेजरमेंट कॉस्ट, ये कुछ मेथड्स के नाम है जो हम टाइम स्टडी के थ्रू करते हैं। देखिए, एक वर्कर अगर एक कार्डबोर्ड 20 मिनट में बनाता है, तो 1 घंटे में वो कितने कार्डबोर्ड बनाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कितने कार्डबोर्ड बनाएगा, 3 कार्डबोर्ड बनाएगा। कितने कार्डबोर्ड बनाएगा, 3। तो 1 घंटे में 3 कार्डबोर्ड बना रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम कार्डबोर्ड का 20 मिनट्स है, तो 60 मिनट में 3 कार्डबोर्ड। तो वर्कर को एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, 8 घंटे की जॉब होती है, उसमें से 1 घंटा हम माइनस कर देते हैं लंच वगैरह का, तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना बचा, 7 घंटे। तो अब 7 घंटे, 1 घंटे के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने थे, 7, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितने बॉक्सेस बन जाएंगे, 21 बॉक्सेस। ये हमारा स्टैंडर्ड टास्क हो गया जो वर्कर को परफॉर्म करना है। तो ये क्या बताती है हमें, टाइम स्टडी। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग मतलब थकान हो जाती है, तो पर्सन को क्या होना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। अगर रेस्ट दिया जाएगा तो फिर वो अपनी फिर से अच्छी उसी मेहनत से काम करना शुरू कर देगा आफ्टर रेस्ट। तो रीजन फॉर फटीग, क्या कारण है कि लोग थक जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो लगातार काम कर रहे हैं। मशीन थोड़ी ना, ह्यूमन बीइंग है, तो मशीन तो चलती रहती है, पर इंसान थक जाते हैं। तो कई बार थकने का कारण सिर्फ थकान नहीं होती, कई बार अनसुटेबल वर्क होता है, जिस वर्क में हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो उसके कारण भी हमें ज्यादा थकान हो जाती है। और हमारा जो बॉस है उसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो कोर्डियल नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर एक दूसरे को
से हमें आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो उससे भी वो भी एक रीजन हो सकता है। और या फिर हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही बैड है, अगर हमारे पास अच्छा हम काम कर रहे हैं और बहुत गर्मी हो रही है, एसी नहीं है, तो हमें थकान ज्यादा होगी। तो थकान दो तरह से होती है, फिजिकली और मेंटली। कि सिर्फ हम फिजिकली नहीं थकते काम करते, मेंटली भी थक जाते हैं। अब जैसे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो काम उनको उनका सारा काम मेंटली होगा, फिजिकली कम होगा, तो उसके लिए उनको थकान मेंटली होगी। तो इसीलिए वो थकान, अगर उन्हें रेस्ट ना दिया जाए तो वो थकान उनकी परफॉर्मेंस में क्या बन सकती है, रुकावट बन सकती है। तो इसके लिए हाइंड्रेंसेस इन गुड परफॉर्मेंस, तो अब रेस्ट इंटरवल देने की जरूरत है। तो अब हम रेस्ट इंटरवल देंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय को उसका जो स्टेमिना होगा वो दोबारा से रीगेन हो जाएगा। रीगेन मतलब वो दोबारा से उस एनर्जी के साथ काम करेगा। फिर उसके बाद वो उससे क्या होगा, अगर अच्छी कैपेसिटी से काम करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और हर कोई अपनी प्रॉपर एनर्जी कंट्रीब्यूट कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो उसकी कैपेबिलिटी है। अदरवाइज उसकी कुछ एनर्जी क्या हो जाती, वेस्ट चली जाती थकान की वजह से, क्योंकि वो अपना 100% ना दे पाता थकान की वजह से। तो फटीग स्टडी यही कहती है कि प्रॉपर रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। तभी क्या करते हैं, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें 24 घंटे काम चलता है, तो वो 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में काम को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हर शिफ्ट में भी इवन रेस्ट आवर्स होते हैं, जिसमें वो अपना लंच लेते हैं और सब फ्रेश होते हैं। तो ये है फटीग स्टडी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट, ये बहुत ही एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्या होता है, इसमें टेलर चाहता है कि डिफरेंशिएट करो, भेदभाव करो किसके बीच में। वैसे तो हमें यही सिखाया जाता है ना, भेदभाव नहीं करना, पर ये कहता है टेलर कि भेदभाव करो, डिफरेंशिएट करो किसके बीच में, एक अच्छे वर्कर, एक एफिशिएंट वर्कर और एक इनएफिशिएंट वर्कर में। अब जो वर्कर एफिशिएंट है, मतलब वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा या स्टैंडर्ड से भी ज्यादा कर देगा, तो उसको क्या मिले, रिवॉर्ड मिले। और जो इनएफिशिएंट है वो स्टैंडर्ड से बिलो काम करे, तो उसको रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, उसको कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड काम है क्या। तो अगर मान लीजिए कि हमने बहुत सारी रिसर्च के बेसिस पे ये डिसाइड करा कि एक दिन में कितने यूनिट बनाना स्टैंडर्ड यूनिट्स है, आउटपुट है, प्रेफर है, करते हैं 10 यूनिट। एक दिन में कितनी यूनिट प्रेफर करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट, 10 यूनिट। तो जो लोग 10 या 10 से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एफिशिएंट वर्कर। तो उनको जो सैलरी दी जाएगी 50 रुपए, 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। और जो बिलो द स्टैंडर्ड कर रहे हैं वो इनएफिशिएंट वर्कर कहलाएंगे, उन्हें सैलरी जो दी जाएगी वो 40 पर यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। उनको जो सैलरी दी जाएगी 40 के हिसाब से। तो अब देखिए, जो स्टैंडर्ड वर्कर्स हैं उनको 50 रुपीज मिल रहे हैं, और जो बिलो स्टैंडर्ड है उनको 40 रुपीज मिल रहे हैं, काम सेम ही कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम, एक व्यक्ति ने 11 यूनिट प्रोड्यूस करी और 10 से ज्यादा है, तो अब 10 से ज्यादा है, तो 10 हमारा स्टैंडर्ड था, 10 से ज्यादा है, तो उसको जो रेट मिलेगा 50। तो कितने रुपए देंगे उसको, टोटल 50 इंटू 11, 550। पर जो अगर बिलो स्टैंडर्ड कर रहा है उसको 40 रुपीज के हिसाब से मिलेंगे। तो अब बिलो स्टैंडर्ड मतलब 10 से कम 9 ही बनाई होंगी, 9 से कम हो सकती है या 9, तो 9 को 9 को 40 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 360। तो अब एक टाइम तो दोनों ने सेम लगाया, क्योंकि स्टैंडर्ड आर दोनों के लिए सेम थे, पर उस स्टैंडर्ड आर में उसका आउटपुट की वजह से उसको 550 मिले और उसके आउटपुट की वजह से 360, तो 190 रुपए फालतू कमाए एक एफिशिएंट वर्कर ने। तो इतना डिफरेंस बहुत एफिशिएंट होता है एक इफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसमें कंपनसेट करना, ये डिफरेंशियल पेस वेज रेट के कहते हैं कंपनसेट करना। कंपनसेट मतलब काम के बदले में जो भी हम देते हैं। तो डिफरेंशिएट करना कि जिसने काम कंप्लीट कर लिया है या फिर उससे भी ज्यादा करा है तो उसको अलग, और जिसने काम कर नहीं करा उसे अलग सैलरी दी, काम कम करा है उसे अलग सैलरी दिया जाए, ताकि ये वर्कर मोटिवेट हो। तो आज के लिए इतना सब। थैंक यू।
Please like, share and subscribe my channel and comment for any doubt.